और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था तब हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री आए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक यहां पे अपना इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितने का आप निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में हम लोग 20,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैंने कहा बहुत छोटी राशि है, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ी सोच के साथ काम करो, पॉलिसीज तैयार करो। 20,000 करोड़ के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं आमंत्रित करूंगा। तो उन्होंने कहा अरे कौन आएगा यूपी में? हमने कहा लाना तो है, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी है। और आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है, बहुत कम है। हमारे यहां 2.30% है। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी में, उस 25 करोड़ की आबादी में वो कोई उस देश की नहीं जहां की आबादी बूढ़ी हो रही हो, ये उस देश की है जहां पे 56 से 60% आबादी अपने आप में स्किल वर्क फोर्स हो, जवान है, काम कर सकती है, काम कर रही है, कामकाजी है। और उस राज्य के अंदर उस बड़ी आबादी के लिए, उस प्रकार की स्थिति के लिए हम लोगों ने अपने कार्य को, इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमें उस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ी, हमें उस प्रकार के अलग अलग सेक्टर में उस प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास लैंड बैंक भी है, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं और लैंड बैंक की भी सुविधा है। और प्लग एंड प्ले के लिए भी हम लोगों ने विभाग से कहा है कि जितना सस्ता हो सकता उतनी सस्ती लैंड उपलब्ध कराइए, जितनी अच्छी R&D की सुविधा हो सकती है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए जितना पैसा लगता है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बनकर के उभरा है। आज रेवेन्यू सरप्लस के रूप में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है और इसके लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग लगाएंगे, लेकिन हमें उस प्रकार के इकोसिस्टम को अपने साथ जोड़ना है। जब सभी लोग प्रयास करेंगे तो परिणाम आएंगे।
और परिणाम हम लोग उस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। भी इसी फरवरी माह में दिल्ली में EI कॉन्क्लेव होने जा रहा है और उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉन्क्लेव हुए थे। यूपी को मेडिकल के फील्ड में यूपी क्या कर सकता है, EI के सेक्टर में मेडिकल फील्ड में EI का क्या रोल हो सकता है, यूपी उस कॉन्क्लेव को यहां पे लीड किया था। और हम लोगों ने उस समय यूपी के लिए EI मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसको हम 3 वर्ष में एक समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज वह कार्य जिसको हम यहां फार्मा के रूप में भी फार्मा कॉन्क्लेव के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन सभी कंपनियों का जिन्होंने हमारे साथ इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर MOU किया है और उत्तर प्रदेश की फार्मा पॉलिसी पर उन्होंने विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम पर विश्वास किया है। उसमें अन्ना फार्मा है, बायोजेटा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, शुक्रा फार्मास्यूटिकल है, वाल्टर बुशनेल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जानविका लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, कोरो हेल्थ GCC है, मार्क लेबोरेटरीज है, हाई ग्लेस लेबोरेटरीज है, रास्पा फार्मा है, रामसंस मेडवर्ड है, कोटेक हेल्थ केयर है। मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर विश्वास किया है। मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजनरी लीडरशिप है देश को प्राप्त हुआ है, पिछले 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत जिसको लोग गंभीरता से नहीं लेते थे 2014 के पहले, आज वही भारत जब अपनी नीतियों पर अडिग रहता है तो बड़ी बड़ी वैश्विक ताकतों को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भारत अपनी नीतियों का पालन करेगा और अपनी नीतियों पर दुनिया को ले जाने का कार्य करेगा। भारत का नियंता दूसरा नहीं होगा, भारत अपना नियंता स्वयं बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी लीडरशिप आज देश के अंदर तय कर रहा है। आपने देखा होगा कल हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का, जिन्होंने कल टैरिफ में रोल बैक करते हुए फिर से भारत के टैरिफ को कम किया है और भारत को एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में माना है। भारत अपनी नीतियों पर अडिग था, परिणाम है सत्यमेव जयते। यह हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। ये विकसित भारत के सामने बढ़ रहे भारत के वे कदम हैं जिसमें भारत एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी आवश्यक है, लेकिन भारत की इस ताकत से सशंकित लोग भी हैं। हमें दोनों के प्रति सतर्क होकर के कार्य करना है और मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की उपस्थिति किस रूप में आगे बढ़नी है। आज भारत दुनिया के 200 से अधिक देशों के साथ अपनी दवाइयों की आपूर्ति के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कोविड कालखंड में भारत की इस ताकत का एहसास भी दुनिया ने किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।